नमस्कार, मैं स्मिता आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महिला एक अकेली सी, कुछ नवेली सी, कुछ किस्से लिए आंखों में सपने लिए एक पहेली सी, सबको साथ बांध कर चले हमजोली सी, समाज में कार्य करे तो मिसाल बने और लेकिन अपने आप में एक अनकही सुलझी हुई पहेली सी। जी हाँ, स्वस्थ परिवार के लिए ही स्वस्थ समाज का निर्माण है, स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज का निर्माण है और स्वस्थ परिवार का अगर हमें निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले महिलाओं की अत्यंत अग्रणी भूमिका रहती है, क्योंकि अगर महिला ठान ले तो वो बड़े से बड़े कार्य को बहुत आसानी से पूर्ण कर देती है। इसी विषय को लेकर स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, नारी सशक्तिकरण, नारी की महत्वपूर्ण भूमिका, इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ आज सेट पर हैं पूरे विश्व से, पूरे भारत से पधारी हुई कुछ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के पदाधिकारीगण। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन लोकवाणी परिवार की ओर से। थैंक यू। आपको हम सबसे पहले परिचय करवाते हैं। सरिता जी गागा, आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उसी क्रम में नीतू जी ओस्तवाल, आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री पद पर हैं। उसी क्रम में पुष्पा जी बेंगानी, आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी प्रधान न्यासी हैं। उसी क्रम में कोमल जी कच्छारा, आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा हैं। आप विभिन्न जगहों से यहाँ पर पधारी हैं। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज एक सपना सा लगता है, नहीं, इसी परिचर्चा के माध्यम से हमें बताएंगे कि ये कोई एक कल्पना नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये सार्थक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सरिता जी से हम बात करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि स्वस्थ परिवार है क्या? नमस्कार। स्वस्थ परिवार वो परिवार है जिसमें सब एक समूह के साथ एक घर में रहते हैं और जब भी परिवार में कोई विघटन या कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। उसी को मेरी आइडिया से स्वस्थ परिवार कहते हैं। आपका मानना है कि जब सब साथ मिलकर काम करते हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको एक साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आपका मानना है वही स्वस्थ परिवार है। बिल्कुल। अगला मैं आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ परिवार में मतलब महिला की क्या भूमिका है और उसी से शायद स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। बिल्कुल स्मिता जी, आप सही कह रहे हैं। महिला ही परिवार की धुरी है, यह तो सर्वविदित है। पर वह धुरी या आधार क्यों है, यदि हम उसको समझें तो माँ एक जो भूमिका निभाती है, एक महिला माँ की, वहां से शुरू होता है सत्संस्कारों का पोषण या बच्चों को तैयार करना, उनका निर्माण करना, उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो वहीं से स्टार्ट होता है। जैसा कहते हैं ना, खाए अन्न वैसा होता है मन, वैसे ही जितना ही माँ का स्नेह और उसका विकास के लिए जितने बिंदु वो देती है, वैसा ही एक व्यक्तित्व तैयार होता है। और आचार्य तुलसी ने कहा है कि बदले व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बदलेगा। तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? व्यक्ति से जाता है कि एक व्यक्ति को हम कैसे तैयार करें। जितना अच्छा व्यक्तित्व होता है, जितना शांत होता है और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, वही आगे चलकर अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो महिला की भूमिका वहीं से स्टार्ट होती है। और साथ में ये भी कहते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उसके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि महिला ही मेन धुरी है इस राष्ट्र निर्माण की। वैसे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो तो दोनों पर है, दो पहिए हैं, पुरुष और महिला। लेकिन आपकी बात भी सही है कि हर जो है पुरुष जो कामयाब है उनके पीछे महिलाएं हैं। और प्रथम गुरुवर्या भी माँ ही होती है, ममता की मूरत भी माँ होती है, सहनशीलता की मूरत भी माँ को ही कहा जाता है। तो मतलब माँ का सबसे बड़ा दायित्व है, औरत का सबसे बड़ा दायित्व है एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करने का। आप यहाँ पर पधारी हैं तो आप किसी विशेष आयोजन से या कुछ आप कोई कार्यशालाएं, कुछ सेमिनार या कुछ प्रोग्राम्स लेकर आप आई हैं, और आप क्या क्या प्रोग्राम्स करती हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे।
आप बताइए हमें। अभी हम लोग काफी आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं, तो फिलहाल अभी हमारा फोकस हमारे गुरु महासमन जी, उनका 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव है। उसी का आज एक प्रोग्राम भीलवाड़ा में आयोजित किया गया, महासमनोस्तु मंगलम, जो कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी है, उनके दीक्षा के 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उनके अभ्यर्थना में आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और उनके उसमें जो उनके गुण हैं, जो उनके संयम के अभिप्राय है, वो सबको बताया गया कि आज हमारे गुरु पूरे विश्व में संयम और साधना लेकर चल रहे हैं। तो उनके जो उनकी बुक भी जो संपादित की गई है, उसका भी वहां पर समीक्षा हुई और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ। और दूसरा अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है प्लास्टिक क्रश मशीन, जो कि अभी पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। तो वो मशीन का भी यहाँ पर एक उद्घाटन हुआ भीलवाड़ा में। उसका कारण है कि अभी प्लास्टिक, जो कि पूरे विश्व में काफी प्लास्टिक बहुत फैल रहा है, चारों तरफ से पेट बॉटल्स होती है, वो इधर उधर पड़ी रहती है, इससे वो जानवर भी खाते हैं और उनको भी हानि पहुंचती है। तो इसलिए क्योंकि प्रतिदिन भारत में कम से कम 28 टन प्लास्टिक कचरा उत्पाद होता है और 8% ही वापस रिसाइकिल होता है। तो इस पर्पस को देखते हुए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने रिसाइकिल पेट बोतल को डिस्ट्रॉय करने की मशीन का लॉन्च किया गया। उसी की आज एक मशीन भीलवाड़ा में लगाई गई है। मतलब बहुत सुंदर। आप आध्यात्मिकता की ओर कार्य कर रही हैं, आज हम नारी की बात कर रहे हैं, हम परिवार स्वस्थ समाज की भी बात कर रही हैं, और उसी के साथ आप ये प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की भी बात कर रही हैं। तो आप एक बहुत अच्छे मिशन के साथ चल रही हैं और उसी के अंदर आप यहाँ आई हैं पधारी भीलवाड़ा में और एक अच्छा प्रोग्राम भी कर रही हैं। मैं कोमल जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप पूर्व अध्यक्षा रह चुकी है अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की और आप इसमें अग्रणी हैं और कार्य कर भी रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने बात करी कि स्वस्थ परिवार का क्या मतलब है, स्वस्थ समाज का निर्माण इससे संभव है, लेकिन आज जो समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी है, जैसे बहुत बड़ी समस्या है डाइवोर्स की। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कितना जल्दी आजकल जो है इस तरह के केस आ रहे हैं और अच्छे घरों में भी। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, यहाँ नहीं होता है वहां नहीं, हर जगह हो रहे। तो इसका क्या कारण है? आपका मंडल जो इतना कार्य कर रहा है, आपका संगठन, वो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं इस मुद्दे के? जी स्मिता जी, आपने एकदम ठीक कहा कि आजकल ये समस्या जो डिवोर्स की है, तलाक की, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और उसमें बिल्कुल ठीक कहा कि कोई परिवारों का उसमें कि कौन से पर्टिकुलर परिवार पर्टिकुलर कुछ नहीं, पर्टिकुलर नहीं है। तो वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है आजकल ये तलाक की। तो स्वस्थ परिवार और जो हम पहले एक स्वस्थ परिवार की परिभाषा थी, वो उसका एक मूल्य समझते थे सभी, और आज स्वस्थ परिवार की परिभाषा शायद मुझे लग रहा है कि वो कहीं विस्मृत हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो उसको हम वापस आपने बोला विलुप्त हो गई है, तो विलुप्तता के पीछे के कारण आप बता सकते हैं क्या कारण है, मेन कारण? हाँ, तो बिल्कुल आजकल जो एक पाश्चात्य सबसे अहम कारण जो पाश्चात्य संस्कृति का जो एक प्रभाव, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति कोई बुरी नहीं है, पर उनकी जो अच्छाइयां है वो हमें लेनी चाहिए। पर आजकल होता क्या है कि उसकी जो चीजें मतलब हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ऐसी कोई चीज है, तो वो हम उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, प्रभाव तो नहीं कहूंगी, जो पाश्चात्य संस्कृति का जो दुष्प्रभाव है, उसकी वजह से भी आजकल ये स्वस्थ परिवार जो एक हमारा कल्चर, जो संस्कार और संस्कृति की जो भारतीय एक हमें जिस पर पहचान है और जिस पर हमें नाज था, जिस पर हमें गौरव की अनुभूति करते थे, वो अभी कहीं ना कहीं वो मिसिंग लग रहा है ऐसे। तो उसकी कारण, और आजकल जैसे कहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा भी बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षित बौद्धिक शिक्षा वो बहुत बड़े, पर उसके साथ साथ एक जो आध्यात्मिक शिक्षा और जो संस्कारों वाली शिक्षा है, कहीं ना कहीं उसकी भी कमी नजर आ रही है। और इसी की वजह से ये सारी चीजें जो हो रही समाज में,
तो ये मुझे लग रहा है कि यही चीज आजकल वो हावी हो रही है। तो आजकल क्या हो रहा है ना स्मिता जी की जो रिश्ते जो है परिवार में वो जैसे कैसे कि बिना नमक की सब्जी और बिना शक्कर की मिठाई हम निगल तो लेते हैं बट स्वाद लेकर नहीं खा पाते। तो ठीक उसी तरह आजकल ये जैसा जैसा ये शिक्षा बढ़ी है वो जो इतना मतलब जो बहुत सारी चीजें जो बढ़ी, अभी इतना समय नहीं कि उसको हम डिस्क्राइब कर सके। तो इन सब की वजह से वापस मुझे लगता है कि यू टर्न लेने की जरूरत है। हमें वापस वो प्राचीन संस्कारों के ऊपर प्राचीन संस्कारों की आवश्यकता, प्राचीन संस्कारों की आवश्यकता। और हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल वो उसके लिए उसी की स्मृति दिलाने के लिए ही स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज प्रोजेक्ट हम करते हैं। तो उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से हम एक अवेयरनेस लाने का प्रयास करते हैं। कितना आया आंकड़े क्या उसका एक बहुत लंबा चौड़ा वो सर्वे है, वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे वो आगे वाला समय दिखाएगा, बट उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुमु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पाश्चात्य संस्कृति है मतलब उस भेड़ चाल हो गई कि जो चीज हमें दिख रही है हम उसके पीछे चकाचौंध में भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कहाँ तक चलना है। एक लिमिटेशन होती है। हमारी जो पहचान है, भारत की जो पहचान है वो संस्कृति है, संस्कार और संस्कृति। अगर और आपने कहा यू टर्न लेने की जरूरत है, बहुत अच्छा लगा कि यू टर्न लेंगे। तो मेरे हिसाब से यू टर्न वहीं तक सीमित है कि जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं को हम ग्रास्प करें, बाकी चीजों को छोड़ता जाए। बाकी एजुकेशन आई थिंक नीतू जी मैं जानूंगी एजुकेशन तो बहुत अच्छी बात है। आज हाउस मेकर से लेकर और आर्मी ऑफिसर तक आप भी जानती हैं, बट स्टिल मुझे लगता है आज भी आप सेमिनार्स लगाती हैं शायद नारी सशक्तिकरण के लिए आप कार्य करती हैं, योजनाएं बनाए जो सेमिनार्स लगाए जाते हैं। क्यों आज भी क्या नारी डिपेंडेंट नहीं, मतलब डिपेंडेंट ही है, सॉरी आज भी डिपेंडेंट ही है, क्यों? बहुत सही प्रश्न है स्मिता जी आपका। यस, आज के युग में भी अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जहां तक नारी के डिपेंडेंट होने का सवाल है तो कई अभी भी वर्ग ऐसे हैं सोसाइटी में जहां नारी अभी भी वास्तविक धरातल पे डिपेंडेंट ही है, इंडिपेंडेंट नहीं हुई है। आज हम आप और मैं हम यहाँ सब बैठे हैं, हम वो इंडिपेंडेंट कुछ एक सर्टेन स्टेट ऑफ लोग में आते हैं जो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जो अपने विजन्स को, इंडिपेंडेंट होना क्या होता है? इंडिपेंडेंट होना आपको वेस्टर्नाइज कल्चर की ओर नहीं मोड़ता। इंडिपेंडेंट आपने भी कहा इंडिपेंडेंट होना, तो क्या इंडिपेंडेंट होना ही नारी का डेवलपमेंट है और विकास है? वही मेरा भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट होना वेस्टर्नाइज कल्चर नहीं होता। ये नहीं होता कि हम मतलब हम कुछ ऐसा करें जो अलग लगे लोगों से, भीड़ से अलग लगे। इंडिपेंडेंट होने का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपके जो विचारों को रखना है, आपके विचारों की जो आपका जो सोच है वो आपको होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप विचारों को लोगों के बीच में रख सको, आपके ओपिनियंस की वैल्यू होनी चाहिए, वो होता है वास्तविक तरीके से इंडिपेंडेंट। पुराने जमाने में अगर पुरानी हिस्ट्री को अगर देखें, वैदिक काल को भी देखें, तो पुराने जमाने में भी राजाओं को रानियों के साथ बैठाया जाता था, वो भी उनके सभा की हिस्सा होती थी और वो अपने व्यूज रखती थी हर चीजों पे। क्यों? क्योंकि उनकी व्यूज की वैल्यू हुआ करती थी उस समय। अब भारत तो बहुत रिच कल्चर है, रिच इन वैल्यूज, बहुत रिच कल्चर है भारत का। तो ये अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है, गिनती पे मतलब गिन सकते हैं 100, 200, 400 सालों की बात होगी कि अपना ये जो कल्चर है वो कहीं खोता गया, क्योंकि दूसरे इतनी सारी संस्कृति आई भारत पे, उसके कारण कहीं ये लुप्त हुआ। पर बेसिक वैल्यूज अभी भी इंस्टिल्ड है हम लोगों में। इंडिपेंडेंट की बात अगर हम करें तो जो मेजर सोसाइटी ऑफ लोग है वो स्टिल इंडिपेंडेंट है। और जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम इसीलिए कर रही है कि हम जिन तक पहुंच सकते हैं, हम एक रोल मॉडल्स के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो हम हमारे हाथ उन तक बढ़ाएं जो इस सतह तक नहीं आ पाए हैं, जिनको अभी भी आवश्यकता है कि हमारी आवाज लोगों तक पहुंचे, तो हम उनकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। तो आप रोल मॉडल्स हैं, वास्तव में दिख रही हैं, आप इतने पदों पर कार्य कर रही हैं, इतने सारे कार्य भी करती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इंडिपेंडेंट होना है, आपका बिल्कुल सही कहना है कि अपने विचारों की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और अगर ये हर जगह होगा तो मेरे हिसाब से स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण आराम से हो सकता है। नेक्स्ट हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने बात करी आपके कि आप आध्यात्मिकता की ओर कार्य कर रही हैं, तो आप इनको लेकर क्या ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हैं? संयम साधना को लेकर आपका जो संगठन है वो क्या कार्य करता है कि जिससे जिनकी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो नेगेटिविटी है वो निकल सके? आध्यात्मिकता की ओर आपका बहुत अधिक प्रयास है, आप कार्य भी कर रहे हैं, आप लोग, आपका संगठन, तो इसमें क्या रहता है आपका? मेनली देखिए 2-3 तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन का,
ज्ञान दर्शन। हाँ, उसका विकास करना। जब हम है ना तत्व ज्ञान या हमारे जैन दर्शन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीजें या ऐसे कुछ गूढ़ रहस्य मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें। और हमारे यहाँ तत्व ज्ञान तेरापन दर्शन एक पाठ्यक्रम है, हजारों बहनें उसमें जुड़ चुकी हैं और उनके मैंने अनुभव सुने हैं कि उन्होंने सब कुछ भूल गए। वो यानी वो उनकी जो दिनचर्या है उसमें घर के कार्य के बाद में वो 7 या 8 घंटे पढ़ाई करती हैं और उसमें वो इतनी रम गई हैं कि उन्हें कोई नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं देती। तो इसका मतलब आध्यात्मिकता का जो पहला कदम है वो शिक्षा में ही जा रहा है। आपका जो कोर्स है उस कोर्स को वो करके लेडीज अपने आप को मतलब इस फेज से निकाल पाती हैं। बिल्कुल, जो भी है जेंट्स लेडीज हम सभी की बात कर रहे हैं। स्वस्थ परिवार के अंतर्गत सभी आते हैं। तो इस तरह से मतलब पढ़ाई करके उसको पूरा गो थ्रू होके फिर वो नेगेटिविटी निकल जाती है। हाँ, सेकंड थिंग है जो प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ वो एक ऐसा सही पूछिए तो ध्यान से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। और जब ध्यान और अनुप्रेक्षा की ओर चले जाते हैं और अपने श्वास को गिनने लगते हैं तो मुझे ये लगता है कि आवश्यकता ही नहीं रहती कि नेगेटिविटी आए। आप सही कह रही हैं, ध्यान करते हैं, मैं भी करती हूँ कितनी बार, लेकिन उस ध्यान के अंतर्गत ही इतने विचार आ जाते हैं तो उन विचारों का क्या किया जाए फिर? देखिए, जो श्वास प्रेक्षा है वो एक ऐसी विधा है जिसमें आपके विचार शून्य हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सांस गिनने लगते हैं कि एक सांस आ रहा है एक जा रहा है, तो जब सांस ही गिनेंगे आपके विचार रहेंगे कहाँ? क्योंकि आप देखिए, जब यदि माला का एक एक मन का आप उसी मन के पे ध्यान चला जाएगा तो आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि है क्या बाकी। तो जब आप ध्यान में बैठ जाएं तो आपको आसपास के परिसर का भी पता नहीं चलता है। और अलम की ध्वनि भी कुछ ऐसी है, जैसे हम ओम की गुंजार करते तो आप देखिए आपका पूरा वातावरण आभा मंडल ही अलग हो जाता है। तो वैसे ही ये ध्वनि का जो यंत्र है और उसके साथ प्रेक्षा ध्यान करें, श्वास प्रेक्षा करें, तो ये एक दूसरी विधा है जो हमारे जैन दर्शन में या धर्म में आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा प्रदत्त है। और वो एक दिन की नहीं है, उन्होंने वर्षों तक उसमें शोध करके उसको निकाला है। तो वो आज भी है बच्चों के लिए जो जीवन विज्ञान है वो भी कुछ ऐसी विधा है। तो कुछ तो ये है ही जो हमारी नेगेटिविटी को खत्म करती है। लेकिन एक भगवान महावीर ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया है वो अपने आप में ही इतना बड़ा और बलवान है, क्योंकि वो सिर्फ एक अनेकांत दर्शन नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो हमें कहती है कि पूरे परिवार को ही क्या, हम समाज को और एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं। क्योंकि आपका विचार आपके लिए सही है और मेरा विचार मेरे लिए सही है। तो जब मैं आपके विचारों का सम्मान करना चाहूंगी या करूंगी तो नेचुरल आप मेरा सम्मान करेंगे, तो अपने आप ही सारा वातावरण अनुकूल हो जाएगा, समाज सब स्वस्थ हो जाएगा, सब स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, जैसे मेडिसिन हैं ये हमारे स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज के लिए। बिल्कुल, हमारे आचार्य महाश्रवण है वो तो चीते ही इसी पे है, उनका जितना व्यवहार है वो अनेकांत पर ही है और इसी कारण वो सर्वधर्म समवाय में अग्रणी आ रहे हैं अभी। तो बहुत सुंदर, हमारी परिचर्चा को जारी रखेंगे। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी कि किस तरह से आध्यात्मिकता की ओर बढ़कर और अनेकांत दर्शन, ज्ञान दर्शन से बढ़कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सकते हैं। तो अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। ब्रेक से पहले हमने परिचर्चा में जाना कि परिवार, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के लिए जो नारी है वो उसकी धूरी है और वो चाहे तो अपने संस्कारों से और घर में एक अच्छा माहौल बनाकर, और एक बात और अच्छी थी यहाँ पर कि अपने स्वतंत्रता की, अपने विचारों की स्वतंत्रता की बात भी हमने जानी। उसके बाद हमने जाना आध्यात्मिकता के बारे में, ज्ञान दर्शन चारित्र के बारे में जाना। उससे एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अभी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्य समिति सदस्य प्रीति जी जैन। आप दिल्ली से पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज पर परिचर्चा कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की भी बात चली।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो परिवार है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, मतलब विघटन होता जा रहा है, ज्वाइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं। क्या एक ये भी कारण है कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार का निर्माण नहीं हो पा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, और आप इसके लिए क्या प्रयास करता है आपका संगठन? सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने मुझे आपके साथ ज्वाइन करा, बहुत बहुत थैंक यू। आपने अच्छा क्वेश्चन करा मुझसे। एक्चुअली मैं खुद जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी मदर साइड से भी, और अभी रिसेंटली मैं जॉइंट फैमिली में ही हूँ। मैं, मेरी दिरानी और पूरी फैमिली, मेरी सासू माँ सब साथ रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली ही होनी चाहिए। एक्चुअली एकल फैमिली चाहे कितने भी बच्चे उसमें कंफर्टेबल होते हैं, जो कपल होता है वो भी कंफर्टेबल होता है, बट जॉइंट फैमिली अगर होती है तो मुझे लगता है बच्चों को ज्यादा अच्छे संस्कार मिलते हैं और बच्चों का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनमें मदर इन लोग के साथ होती है, तो दादी के साथ जो बच्चों का अटैचमेंट होता है और इन लोग के साथ जो अंकल आंटी होते हैं उनके बच्चों के साथ अटैचमेंट होता है, तो बच्चों में नई नई थॉट आती है, नई नई चीजें सीखते हैं बच्चे। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि हमेशा हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, हो सके जब तक एकल परिवार से बचना चाहिए। और आज जॉइंट फैमिली की बदौलत है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, वरना मेरे बच्चों को छोड़ के आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी आज विघटन हो रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण आप क्या मानती हैं? हाँ, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। आप खुद रह रही हैं जॉइंट में, आपको उसकी सारे एडवांटेजेस पता हैं, डिसएडवांटेजेस तो एक दो होंगे शायद, लेकिन विघटन का कारण क्या है? विघटन का मेन कारण मुझे ये लगता है कि आपस में एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को भी देखती हूँ कि मेरी बेटी 26 ईयर की है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बच्चों की बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि बच्चे आपस में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। वो किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज शब्द यूज ले ले, उसको अपने दिमाग में बिठा ले कि हमें कंप्रोमाइज करने से या एडजस्टमेंट करने से हमारी लाइफ ज्यादा स्मूथ चलेगी, तो मुझे लगता नहीं विघटन जैसा वर्ड कभी लाइफ में होगा। तो मैं जो एकल फैमिली वाला जो आप बता रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करते, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एडजस्टमेंट भी करना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को समझ सके और साथ अच्छे से लाइफ जी सके। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि एडजस्टमेंट की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, पेशेंस, ये तीनों अगर होंगे तो मेरे हिसाब से सारी फैमिलीज जॉइंट ही रहेंगी। जैसे आप जॉइंट फैमिली से आएंगे और आप बहुत खुश भी लग रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में बहुत मजा भी आता है, मुझे लगता है, और संस्कार चलते ही जाते हैं। दादा दादी के साथ जो मजा आता है वो शायद बाहर की चकाचौंध में भी नहीं है। तो बहुत सुंदर हमने बात जानी। नीतू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द बैरियर्स फेसिंग द लेडीज in their progress? What are the barriers? You are also worldwide, you have been worldwide. What you have seen in the current scenario, frankly speaking, I really don't feel there are any barriers for us. Until and unless barriers आपके mindset में हो सकता है। अगर आपने परिवार को थोड़ा समय दिया है शादी होने के बाद, अगर आपने एक पौधा होता है उसको भी हमें सींचने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, फल और फूल लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा खाद, थोड़ा पानी, थोड़ा धूप देना पड़ता है। तो अगर आपने उस धूप में अगर आपने अपने आप को सेका है, उस पानी की नमी की तरह अगर अपने परिवार के अंदर शांति बनाए रखी है, और अगर अपने परिवार को बांधे रखा है, थोड़ा सा ही समय अगर आपने परिवार को दिया है अगर इनिशियली, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी नारी के लिए कोई बैरियर हो सकता है। क्योंकि किसी भी परिवार को इनिशियली बस थोड़ा ही समय चाहिए होता है आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, आपसे रिश्ता कायम करने के लिए। अगर आप उस पर खरे उतर गए, वो 2-5 साल का समय अगर आपने उनको बांध लिया, तो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उनके घर की बेटी या बहू आगे नहीं बढ़े। तो मुझे नहीं लगता बैरियर्स ऐसे कुछ होते हैं। बैरियर्स इज ऑल देयर इन योर माइंड। अगर आपने अच्छे से रिश्तों को निभाया है तो देयर आरंट एनी बैरियर्स फॉर यू। वेरी नाइस कि अपने मन में है वो बैरियर्स। आप ये कहना चाहते कोई बैरियर्स है नहीं। लेकिन आज भी जब हम कभी इस पुरुष प्रधान देश की बात करते हैं, पुरुष प्रधान देश की, महिलाएं बहुत आगे मेरे साथ बैठे, मैं खुद महिला हूँ, हम बात करें स्वस्थ परिचर्चा करें। लेकिन जब घर में कोई कुछ कहीं जाना होता है महिला को और उसकी प्रायोरिटीज बहुत सारी आप भी जानती हैं, उसको निकलना है और एक जगह वही जगह पुरुष को भी निकलना है। लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे महिला को देखना पड़ता है। आप भी बिल्कुल सहमत। तो क्या ये कहीं बैरियर तो नहीं बन जाता है उसकी प्रोग्रेस?
बिल्कुल, ये अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल अगर किसी लेडी के लिए अगर सोचें कि जो प्रोफेशनली 9 to 5 अपने जॉब कर रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक ये बैरियर उसको लगता है। पर जैसा अभी आपने इतने सारे प्रश्न पूछे, आपने स्वस्थ परिवार की संरचना की बात की, जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर स्वस्थ परिवार की संरचना करने में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये बैरियर्स ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से खत्म हो जाएंगे। परिवार स्वस्थ है, अगर आप जॉइंट फैमिलीज में हैं, अगर आपके साथ सपोर्ट करने के लिए आपके बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको निकलने में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप अकेले हैं, तो बैरियर्स आपने अपने आप अपने खुद के लिए क्रिएट किए, और कई बार ऐसा होता है कि आपने खुद क्रिएट नहीं किए होते हैं, वो नेचुरली ऐसे होते हैं कि भाई हमें अकेला ही रहना पड़ रहा है। तो अगर इंटरनेशनली कोई अब्रॉड कहीं सेटल्ड है, तो हो सकता है उन्हें रहना पड़े, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। वहां वो बैरियर्स होते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको अपने तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और वो बैरियर्स ऐसे नहीं होते जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते। फैसिलिटीज होती है, आप उनको इजिली आप ओवरकम कर सकते हैं। आपका ये मानना है कि barriers are in our mindset. और वो barriers in our lives only are there in the जैसा अभी हमारे ट्रस्टी जी ने कहा था, अनेकांतवाद की बात कही थी, परसेप्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इट इज ऑल देयर इन योर परसेप्शन। आप जैसा देखेंगे या आप जैसा देखना चाहेंगे, आपको चीजें बिल्कुल वैसी दिखेगी। मुझे कितनी भी डिफिकल्टीज के बाद अगर लाइफ इजी दिखती है, इट इज माय परसेप्शन ऑफ सीइंग इट। मेरे साथ चलने वालों को कितनी भी सहूलियत हो, उनको लाइफ डिफिकल्ट दिखती है, तो दैट इज देयर परसेप्शन ऑफ सीइंग इट। मतलब आधी ग्लास भरी है, आधी ग्लास खाली है, एग्जैक्टली माय पॉइंट। दैट्स राइट, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि बैरियर्स कोई होते नहीं है, हमारे माइंडसेट में है। तो हमें उन बैरियर्स को खत्म ही करना है और हमें एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करनी ही है। एक बात और रह गई कि आज अभी जो एक नया नियम निकला है, 33% आरक्षण दिया जाएगा लेडीज को, तो वो 50% क्यों नहीं? क्यों वापस क्यों हम 33 पे अटके हैं आज भी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत शुरू से बहुत सशक्त रहा है, नारियों को बहुत, उसने सशक्त नारियों के रूप देखे हैं भारतवर्ष ने। तो अभी जब रिसेंट की बात करें, तो कुछ परिस्थिति ऐसी आई थी कि आप आरक्षण की बात छोड़े, नारी को अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ा था। तो अभी उस परिस्थिति से भारत धीरे धीरे उभर के एक वर्ल्ड वाइड एक अपना नाम एक अर्जित कर रहा है, एक अपना स्टैंडर्ड, एक अपना प्रोटोकॉल अपना सेट कर रहा है कि हम भी कुछ तबका रखते हैं समाज में, देश में, बाकी देश के कंपैरिजन में। तो धीरे धीरे हमारी जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये फुट फॉरवर्ड किया है कि अब हमें भी हमारा आरक्षण चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए, समाज में बराबर खड़े रहने का एक अधिकार चाहिए। तो 33% मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत है। वो दिन दूर नहीं जब आबादी के अंदर आधा हिस्सा हमारा है, तो साथ बैठने में भी आधा हिस्सा हमारा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की संरचना हमारे हाथ में है। तो आधा हिस्सा पाने में कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मानने की देरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। मुझे लगता है आप, मैं, हम सब जो है बैठे हैं, वो दिन हम बहुत जल्दी देखेंगे। बिल्कुल, मतलब आपने आधी ग्लास भरी हुई ही देखी है, देख ली थी। मुझे लगा उसको 30% 33 अचीव हो जाने दीजिए। 33 जब हमारी महिलाएं होगी, 100 में से 33% जब महिला शक्ति वहां खड़ी होगी और हमारी महिलाओं के लिए सपोर्ट करेगी, तो उसको 50 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मुझे लगता है तब हमें स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की परिचर्चा की भी जरूरत नहीं, अपने आप समाज जो है स्वस्थ होगा। बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, हमारी जो एबिलिटी है ना, डिपेंड उस पे करता है, एबिलिटी पे डिपेंड करता है। यदि एबिलिटी हमें सॉलिड है, तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, जब 33% था ही नहीं, तब तो कुछ भी नहीं था, हाँ, अभी आया है। हाँ, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अपने दम पर लोगों को पूरे को एक तरह से कहते हैं ना कि पावरफुल जब वो ये कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमने अपने आप को आंका नहीं है। बहुत सुंदर बात। तो मुझे तो ये लगता है 33% आरक्षण की भी हमें जरूरत नहीं है, हमें योग्यता को स्थापित करने की जरूरत है, और वो हम कर रहे हैं और करेंगे, और करते रहेंगे, और समाज की परिकल्पना हम जरूर पूरी करेंगे। इसीलिए महिला सशक्तिकरण हमारा एक अभियान है। बहुत सुंदर अभियान है। सरिता जी, आज भी हम लेडीज बैठी हैं और हम सब सशक्त हैं, इंडिपेंडेंट। बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो आज भी सशक्त हैं, लेकिन कुछ तबके ऐसे भी हैं जहाँ आज भी एजुकेशन नहीं है, जहाँ आज भी घूंघट है, जहाँ पर आज भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ उनके बारे में आपका क्या कहना, और आपका संगठन उनके लिए क्या कार्य कर रहा है, या उनको भी आप अवेयर करती हैं? कैसे आप भी सब जगह जाती हैं, बड़े बड़े कार्य करती हैं, तो आप उनके लिए क्या है आपका? हम लोग भी जैसे ये गांव में रहते हैं, तो उनके लिए हमारी
मंडल के काफी क्षेत्र हैं। पूरे ऑल इंडिया में हमारी 500 ब्रांचेज है। तो वहां पर हमारी बहनें छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे तबके में उनको अवेयरनेस करने के लिए जाती है। जैसे अभी कैंसर है सपोज करो, तो उनको उस चीज के लिए नॉलेज नहीं है, तो हमारे मंडल की बहनें जाकर कुछ डॉक्टर्स को लेके जाती है, उनका चेकअप भी करवाती है और उनको जनरल नॉलेज देती है कि किस वजह से बीमारी फैल रही है, आप इससे कैसे बच सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्रशिक्षण मत मिलता है और उनका चेकअप होता है, तो उनको ज्यादा अवेयरनेस करते हम लोग। तो जो आपकी मंडल की बहनें हैं, जो संगठन की बहनें हैं, वो इसमें लगी हुई हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। बिल्कुल, हमारे 20 साल से प्रोजेक्ट चल ही रहा है और स्कूलों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी हमारा मंडल सपोर्ट करता है गर्ल्स को, और इस तरह के काफी प्रोजेक्ट करते हैं। और जागरूकता, जैसे गर्ल्स को पैड यूज करना, सैनिटरी पैड, इसका भी ये भी हम लोग टाइम टाइम पर देते हैं। और सैनिटरी पैड को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं वो भी मशीन कई स्कूलों में और में लगाते हैं ताकि अवेयरनेस आए। जैसे ऐसे तबके जो हैं जो आज एजुकेशन के अभाव, मुझे लगता है उस कारण से पूरे अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उन्हें आप जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक हमारा आपसे ये रहेगा, जानना चाहेंगे हम लोग कि आप नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, नारी तो ऑलरेडी सशक्त है ही, क्योंकि उसके अंदर ही वो कूट कूट कर भरे हुए मौलिक गुण है। शक्ति संपन्न नारी के अंदर जितनी शक्ति है शायद किसी सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है इतनी शक्ति। तो बस अब अपेक्षा ये है कि उस शक्ति को हमें जानना है, पहचानना है और सही दिशा में उसको नियोजित करना है। तो हम लोग ऑलरेडी शक्ति संपन्न है और सशक्त है ही। पता नहीं क्यों हम वो नारा भी लगाते जाते हैं, कभी कभी खुद ही अपने आप को अपनी शक्ति पर कभी कभी खुद को ही डाउट होने लग जाता है। बट एक्चुअली हमारे अंदर इतनी शक्ति है, बस उसको जगाने की जरूरत है और उसको सही दिशा में लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये परिचर्चा करके कि शक्ति स्वयं में होती है, केवल जागृत करने की आवश्यकता है। और उसके लिए काफी अवदान आचार्य श्री ने दिए हैं हमें, जिसमें आध्यात्मिक का है, एक अनेकांतवाद का सिद्धांत है, उसके अंदर अभी आपने दीर्घ श्वास है, श्वासों को गिनना है, प्रेक्षा ध्यान, बहुत सारे अवदान दिए गए हैं। अगर हम उन अवदानों को अपनाएं जीवन में, तो हम स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।